तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी इसी बात की चिंता थी कि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू होगा तो हम दोहरे जीवन में प्रवेश करें। एक तरफ भारतीय संविधान होगा जो वन वोट वन वैल्यू के आधार पर देश में काम करेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारे देश में सामाजिक विषमता है और आर्थिक विषमता है वो बहुत बड़ी है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात को लेकर चिंतित थे कि इसको अगर जल्दी से समाप्त नहीं किया गया, जो विषमताएं समाज में है, अगर इसको जल्दी समाप्त नहीं किया गया तो फिर ये लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाए। कम से कम ये होना चाहिए था लोकतंत्र में कि एक पार्टी अगर सामाजिक न्याय के विरोध में होते सत्ता पक्ष, तो अपोजिशन कम से कम सामाजिक न्याय के समर्थन में होता। अगर अपोजिशन सामाजिक न्याय का विरोधी होता तो कम से कम सत्ता पक्ष सामाजिक न्याय के समर्थन में होता। मतलब दो पार्टियां होती तो एक पार्टी कम से कम इसके समर्थन में होती, एक पार्टी इसके विरोध में होती। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो जब भी जिसको अवसर मिला राज करने का, खास तौर से जो सबसे ज्यादा राज देश पर किया कांग्रेस और बीजेपी ने, तो दोनों ने इसके खिलाफ में ही काम किया। मतलब जो सामाजिक समानता लाने की बात थी उसके खिलाफ काम किया। अब अगर आर्थिक समानता की बात किया जाए तो उसके खिलाफ भी काम किया। मगर दिक्कत क्या है, एक ही आइडियोलॉजी के लोग विधायिका में बैठे हैं, उसी आइडियोलॉजी के लोग कार्यपालिका में बैठे हैं और उसी आइडियोलॉजी के लोग न्यायपालिका में बैठे हुए, और उसी आइडियोलॉजी के लोगों को मीडिया में बिठा दिया गया। अब जब एक ही आइडियोलॉजी के लोग हर जगह बैठ गए, उसी आइडियोलॉजी के लोग अपोजिशन में है, उसी आइडियोलॉजी के लोग पक्ष में है, विपक्ष में है, तो जब सब जगह एक ही आइडियोलॉजी के लोग बैठ जाएंगे, डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग है ही नहीं, उनके लिए जगह ही नहीं है, तो ये लोकतंत्र को मजबूत थोड़ी ही करेगा। लोकतंत्र मजबूत होता है जब अलग अलग विचारधारा के लोगों का उसमें समावेश होता है, तब वो मजबूत होता है। जब अलग अलग विचारधारा के लोगों का समावेश नहीं होगा, एक ही आइडियोलॉजी के लोग सभी तंत्रों पर कब्जा किए हैं, तो गण बाहर हो गया है और तंत्र ही तंत्र चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ माननीय चौधरी विकास पटेल जी जुड़ चुके हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। तो आपने देखा कि अभी आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी के दिन देश में काफी जिंदाबाद मुर्दाबाद और प्रजासत्ताक दिन इस तरीके से मनाया गया। गणतंत्र दिवस के रूप में काफी हो हल्ला था, मनाया गया। मगर इसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं और वो सारे सवालों के जवाब आज हम माननीय चौधरी साहब से जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, 76वें गणतंत्र दिवस में हम आ गए हैं और कहा जाता है ये लोकतंत्र है, ये गणतंत्र है, ये प्रजासत्ताक कंट्री हो गया है भारत। मगर इस भारत प्रजासत्ताक देश में प्रजा की सत्ता कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। क्या बोलेंगे सर? सबसे पहले तो आपको और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूंगा अपनी तरफ से। देखिए, जब संविधान बन के कंप्लीट हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी इसी बात की चिंता थी कि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू होगा तो हम दोहरे जीवन में प्रवेश करें। एक तरफ भारतीय संविधान होगा जो वन वोट वन वैल्यू के आधार पर देश में काम करेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारे देश में सामाजिक विषमता है और आर्थिक विषमता है वो बहुत बड़ी है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात को लेकर चिंतित थे कि इसको अगर जल्दी से समाप्त नहीं किया गया, जो विषमताएं समाज में है, अगर इसको जल्दी समाप्त नहीं किया गया तो फिर ये लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाएगा। तो अगर हम देखें
संविधान लागू होने के 75 सालों में, तो संविधान निर्माताओं ने द्विदलीय संसदीय जनतंत्र की व्यवस्था को चुना था कि हम इस सिस्टम को फॉलो करेंगे और इसके आधार पर हमारा देश चलेगा। तो द्विदलीय संसदीय जनतंत्र चुनने के पीछे का मकसद ये था कि एक सत्ता पक्ष होगा और एक अपोजिशन होगा, तो जो अपोजिशन होगा वो सत्ता पक्ष और अपोजिशन की आइडियोलॉजी अलग अलग होगी। लेकिन अगर हम संविधान लागू होने के 75 साल में देखें, खास तौर से जिस बात का जिक्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कर रहे थे कि जो सामाजिक विषमता है और जो आर्थिक विषमता है और उसको दूर करने के लिए पर्याप्त प्राविधान भी भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान निर्माताओं के द्वारा किए गए। लेकिन उस पर अगर अमल करने की बात किया जाए, तो जब हम अमल करने की बात देखते हैं तो अमल करने में जो लोग सत्ता में थे, जिनको अमल करने का अवसर था, जिनको अमल करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने उसको ठीक प्रकार से इंप्लीमेंट नहीं किया। तो इंप्लीमेंट ना होने की वजह से ये समस्या बढ़ गई। अगर आप रिजर्वेशन की ही बात करो, रिजर्वेशन क्यों लाया गया? रिजर्वेशन इसलिए लाया गया कि देश में जो समाज व्यवस्था की वजह से जो लोग पिछड़ गए थे उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए, उनको भी लोगों के बराबर लाके खड़ा किया जाए, इसके लिए लाया गया। लेकिन अगर नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक अगर आप इसका आकलन करो, कम से कम ये होना चाहिए था लोकतंत्र में कि एक पार्टी अगर सामाजिक न्याय के विरोध में होते सत्ता पक्ष, तो अपोजिशन कम से कम सामाजिक न्याय के समर्थन में होता। अगर अपोजिशन सामाजिक न्याय का विरोधी होता तो कम से कम सत्ता पक्ष सामाजिक न्याय के समर्थन में होता। मतलब दो पार्टियां होती तो एक पार्टी कम से कम इसके समर्थन में होती, एक पार्टी इसके विरोध में होती। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो जब भी जिसको अवसर मिला राज करने का, खास तौर से जो सबसे ज्यादा राज देश पर किया कांग्रेस और बीजेपी ने, तो दोनों ने इसके खिलाफ में ही काम किया। मतलब जो सामाजिक समानता लाने की बात थी उसके खिलाफ काम किया। अब अगर आर्थिक समानता की बात किया जाए तो उसके खिलाफ भी काम किया। अगर निजीकरण पे बात किया जाए तो कांग्रेस की पॉलिसी और बीजेपी की पॉलिसी में कोई अंतर नहीं है। भूमंडलीकरण उदारीकरण पर कांग्रेस की पॉलिसी बीजेपी की पॉलिसी में कोई अंतर नहीं है। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिसी में कोई अंतर नहीं है। महिला ओबीसी महिला आरक्षण पर कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिसी में कोई अंतर नहीं। ईवीएम पर कोई अंतर नहीं है। जाति जनगणना पर कोई अंतर नहीं। तो जो सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करने वाले मुद्दे हैं उस पर जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष है दोनों की नीतियां एक है। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चेतावनी दे रहे थे कि अगर हमने इस खाई को जल्दी नहीं समाप्त किया तो ये संकट बन जाएगा लोकतंत्र के लिए। और वो ये भी कह रहे थे कि इस देश में समता स्वतंत्रता बंधुत्व और भाईचारा की भावना जो है निर्माण करना पड़ेगा। अब ये निर्माण करने की बजाय देश में ये इसको विखंडित कितना ज्यादा किया जाए इसके लिए सत्ता पक्ष की पार्टियां काम कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं और उनके तमाम नेतागण हैं। अगर उनके आप स्टेटमेंट उनकी बोली सुनो तो इससे ये पता चलता है कि ये भाईचारा निर्माण करने का, बंधुत्व निर्माण करने की तो बात तो दूर दूर तक के दिमाग में ही नहीं। तो इस देश में जो देश की बहुसंख्यक आबादी है उस बहुसंख्यक आबादी को साइड लाइन करके देश को चलाया जाए, जबकि संविधान सारे देश में जो लोग हैं उन सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात करता है। और जो उसमें खास तौर से जो बैकवर्ड लोग हैं, जो पिछड़ गए लोग हैं या पिछाड़े गए लोग हैं, तो उन लोगों के लिए खास प्रावधान की बात करता है, उनको मुख्य धारा में लाने की बात करता है। लेकिन अगर हम 75 साल देखें
तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया और अब बीजेपी राज कर रही है लंबे समय से। तो कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है जिनके द्वारा इस देश में विषमता बनाई गई और सारी चीजें किया गई, और बीजेपी भी उन्हीं की पार्टी है, और दोनों की नीतियां एक है। और इसका नतीजा ये रहा कि जो पॉलिसी संविधान चाहता था कि देश में सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता दूर करने के लिए लाया जाए, इनके द्वारा वो लागू नहीं हुआ। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो संविधान अच्छा साबित नहीं हो। तो 75 साल से जो लोग संविधान को चलाने का काम कर रहे हैं, लागू करने का काम कर रहे हैं, वो पूरे मन से लागू करने का काम नहीं कर रहे, बल्कि वो उसको कितना लागू ना करना पड़े जिससे शोषित वंचित समाज का फायदा है, जिससे देश की आम जनता का फायदा है, वो ना लागू करना पड़े, ये सोच रहे। बाबा साहब अंबेडकर को ये डर था, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ये भी कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग लोकतंत्र का रूप तो रहे लेकिन लोकतंत्र के रूप में तानाशाही स्थापित हो जाए। ये भी बाबा साहब अंबेडकर ने चेतावनी दिया कि लोकतंत्र का रूप दिखे लेकिन उसकी आड़ में वास्तविक रूप से तानाशाही ना स्थापित हो जाए। तो आज की क्या स्थिति है आप देखिए, कोई कुछ भी बोले जा रहा है, कोई कुंभ में मेला लगा करके और कुछ भी बोल रहा है, संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बातें कर रहा है, और तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जी अगर सर, कोई बात एससी करना एसटी चाहेंगे। ओबीसी का आदमी, माइनॉरिटी का आदमी अपने अधिकार की बात करता है तो उसके ऊपर पता नहीं कौन कौन सी केस। तो ये जी जो स्थिति है, ये स्थिति संतोषजनक नहीं है। सर, बात करना चाहेंगे कि देश में कहा जाता है कि लोकतंत्र के 4 पिलर है, 4 रक्षक है। और बात करें अगर मीडिया की, तो देखने में आता है कि अगर संसद में किसी मुद्दे पर चर्चा होती है तो मीडिया बोलता है, या मीडिया बोलता है तो संसद बोलती है। मगर देखने में ये आता है कि जब जनता बोलती है, जनता अपने मुद्दे लाना चाहती है, जनता में जिन मुद्दों पर चर्चा होती है, वो मुद्दों पर न मीडिया बोलती है, न संसद में चर्चा होती है। सर, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? देश में जब पूंजीवाद हावी है, पूंजीवाद हावी होने की वजह से देश में आम लोगों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है। देश में पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद ने गठबंधन कर लिया। एक था ब्राह्मणवाद जो देश को खोखला कर रहा था और देश को टुकड़े टुकड़े में देश के लोगों को विभाजित करके ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत के आधार पर देश को कमजोर करने का काम किया, लंबे समय से देश को कमजोर करने का काम किया। भारतीय संविधान आया तो संविधान में सबको बराबर किया, वन वोट वन वैल्यू दिया गया। मगर ये बात जिन लोगों को बेनिफिट हुआ ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से, उन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। और वन वोट वन वैल्यू लागू करने की ताकत भी उन लोगों के पास में ले रखी है, तो वन वोट वन वैल्यू को ठीक से नहीं लागू कर रहे हैं। अब इसमें पूंजीवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो पूंजीवादी ताकतें और ब्राह्मणवादी ताकतें इकट्ठा हो गई है। जब पूंजीवादी ताकतें और ब्राह्मणवादी ताकतें इकट्ठा हो गई है तो ये दोनों मिलकर संविधान को नहीं लागू होने दे रहे हैं, लोकतंत्र को नहीं लागू होने दे रही, और तमाम प्रकार से गड़बड़ी करके चुनावों को जीतने का काम कर रही है। और ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही है कि नहीं भाई, देश में तो लोकतंत्र है। देश में तो जो बाबा साहब अम्बेडकर जो स्थिति कह रहे थे, इसलिए बाबा साहब ने कहा था विभूति पूजा से सतर्क रहने की बात कही थी, सतर्क रहो। एक आदमी को स्टैचू बना दिया जा रहा और ये कहा जा रहा है यही सब कुछ है, यही देश में जो वही सही। किसी प्रकार की कोई लॉजिकल बात करने के लिए लोग तैयार नहीं। तो इसको अगर आप प्रजासत्ता कहना चाहते हैं तो ये प्रजासत्ता की आड़ में धोखा है, जनता के साथ में धोखा है। जनता को दिखाया जा रहा है हम तो चुनाव करा रहे हैं, हम तो सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन आम लोगों की किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो।
महंगाई बेरोजगारी से लेकर जितनी भी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं, एक भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। किसान इतना दिन से दिल्ली में बैठे हुए हैं, इस देश में नारा चलता है जय जवान जय किसान, और किसान इतना दिन से संघर्ष कर रहे हैं, किसान शहीद हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की कान पर जू नहीं दे। तो इसको प्रजासत्ता कैसे कहा जा सकता है? संविधान संविधान ये कहता है कि प्रजासत्तात्मक देश है, लेकिन इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने गठबंधन करके इस देश को अपने तरीके से चलाने का काम कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं, हम संविधान के अनुसार देश को चला रहे हैं। सर, देश में सबसे बड़ा सवाल निर्माण हो गया है आज इस 76वें गणतंत्र की शुरुआत में। सबसे बड़ा सवाल निर्माण हो गया है कि ईवीएम के खिलाफ जनता सड़कों पर है। ईवीएम के खिलाफ जनता सड़कों पर है। ईवीएम में हेरा-फेरी करके सांसद और विधायक बनाए जाते हैं, और ऐसे हेरा-फेरी करके जो लोग सांसद विधायक बनते हैं, तो जनता सवाल इस समय पूछ रही है कि क्या ऐसे हेरा-फेरी करने वाले, फर्जी तरीके से बनने वाले सांसद और विधायकों से निर्मित हुई संसद क्या रियल संसद है? सच्ची संसद कहा जा सकता है? देखिए, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की। संविधान लागू होने के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई, और भारतीय चुनाव आयोग को ताकत दिया गया, उसको स्वतंत्र किया गया कि वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए। लेकिन आज जो चुनाव आयोग की हालत है, ईवीएम पर इतने सवाल उठ रहे हैं, एक भी जांच कमेटी चुनाव आयोग नहीं बिठाता। चुनाव आयुक्त आता है तो शेरो शायरी करके जवाब देके निकल लेता है, और जिसको आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कह रहे हैं मीडिया, उस मीडिया पर कौन कौन लोगों ने वो सारे चैनलों को खरीदा? कोई सहकारिता का चैनल है क्या देश में, या गवर्नमेंट का कोई चैनल है? एक समय था कि गवर्नमेंट के चैनल, दूरदर्शन की खबरें लोग देखते थे, अब दूरदर्शन कौन देख रहा है? आज तड़क भड़क की खबरें, नमक मिर्च लगा करके खबरें पूंजीवादी जो चैनल हैं, जिसको पूंजीपतियों ने खरीदा है, वही तो दिखा रहे हैं। तो उनसे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? को आम जनता के मुद्दे उठाएंगे? और देश में जो चुनाव आयोग है, चुनाव पर लोगों का यकीन नहीं है, तो ईवीएम से चुनाव कराना कौन सा जरूरी है? अगर ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है, ऐसा लोगों का कहना है, तो उसकी जांच करना चाहिए, मगर चुनाव आयोग कोई जांच नहीं करता। जैसे बीजेपी के लोग जवाब देते हैं कि जो हार जाता है वो ईवीएम का सहारा लेता है, वैसे ही चुनाव आयोग बोलता है जो हार जाता है वो चुनाव ईवीएम का। जब इतने बड़े पैमाने पर देश में असंतोष है, तो आपकी जिम्मेदारी है लोगों का विश्वास, लोगों का यकीन लोकतंत्र में रखने का। पारदर्शी चुनाव हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, इसमें देश के आम लोगों का यकीन बना रहे, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। मगर चुनाव आयोग उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है, और पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता जैसी बात चुनाव आयोग कर रहा है। तो इससे देश में बड़े पैमाने पर असंतोष व्याप्त हो रहा है। ये बहुत दुखद बात है कि अगर चुनावी प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठ गया तो देश बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगा, और संकट में पड़ेगा तो जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो भी बचे नहीं रहेंगे। और राहत इंदौरी का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ केवल मेरा ही मकान थोड़ी है। ये लोकतांत्रिक सिस्टम है तो सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी संस्थाएं सुरक्षित है। अगर इस लोकतांत्रिक सिस्टम को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की गई और की जा रही है, तो जो लोग तबाह और बर्बाद कर रहे हैं वो सुरक्षित बने रहेंगे, ऐसी कल्पना ना करें। सर, एक तरफ जनप्रतिनिधियों का ये हाल है जो फर्जी वोटों से चुन करके जाते हैं और जनता की तरफ देखते नहीं है। दूसरी तरफ जो जनता का प्रशासनिक प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधियों को तो पार्टियों का गुलाम बना दिया गया है।
जो जनप्रतिनिधि हैं वो पार्टियों के गुलाम हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो केवल रिजर्व सीटों से जीतकर जाने वाले जनप्रतिनिधियों को कहा था कि ये गुलाम होंगे। लेकिन अभी के जो हालात हैं, अभी के हालात में जो पार्टी से जीत कर जा रहा उसका गुलाम हो गया। क्यों? पार्टी लाइन के खिलाफ में वो जाके बोल ही नहीं सकता। अगर किसी मुद्दे पर उसकी राय पार्टी लाइन से अलग है और वोटिंग होनी है, पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया, तो पार्टी व्हिप जारी करने पर उसे पार्टी लाइन पर ही बात करनी होगी, वोट देना होगा। इसका मतलब यह है कि जनप्रतिनिधि पार्टी मुखिया के हिसाब से चलेगा, जनप्रतिनिधि जनता के हिसाब से नहीं चलेगा, अपनी मनमर्जी से नहीं चलेगा। तो व्हिप का कानून लाकर जनप्रतिनिधियों को गुलाम बना दिया गया। जनप्रतिनिधि आजाद कहाँ? सर एक तरफ ये कंडीशन पैदा हो गई है, दूसरी तरफ जो जनता का प्रशासनिक प्रतिनिधि है, जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग है, वो जनता से एक्ट का पालन तो कराना चाहता है, कानून का पालन कराना चाहता है, मगर खुद कानून के दायरे में नहीं रहना चाहता। व्यवहार इस तरीके से करता है जैसे वो सत्ताधारी दल का प्रतिनिधि हो। इस तरीके से पब्लिक के साथ में वो भी व्यवहार करने लगा है। कैसे देखते हैं सर इसको आप? नहीं, उसमें क्या है, उसमें ये है कि ऊपर से नीचे तक एक भ्रष्ट सिस्टम बनाया गया। देखिए, संविधान इतना सुरक्षित बनाया गया था कि अगर मान लीजिए एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है, तो जो विधायिका है वो विधि बनाने का काम करेगा, मगर लागू करने का काम कार्यपालिका के पास में होगा। जी। अगर कार्यपालिका ईमानदार है तो विधायिका के गलत फैसलों को रोक सकती है। और उसके बाद न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं, मान लीजिए विधायिका नेता कर्मचारी से नियम विरुद्ध काम कराना चाहता है, अधिकारी से नियम विरुद्ध काम कराना चाहता है, तो वो नहीं करे, इसलिए कार्यपालिका है। और फिर जो न्यायपालिका है, अगर कोई गलत काम विधायिका कर रही है या गलत कानून बना रही जो संविधान के विरोध में है, तो न्यायपालिका को ताकत दिया गया कि न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर देगा। कार्यपालिका में बैठा कोई अधिकारी अगर गलत काम करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार न्यायपालिका के पास में है, उसको सजा दंडित करने का अधिकार न्यायपालिका के पास में है। और इन तीनों तंत्रों का जो गलत बातें हैं और जो सही बातें हैं उसको जनता तक पहुंचाने का काम मीडिया के पास में है, इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मगर दिक्कत क्या है, एक ही आइडियोलॉजी के लोग विधायिका में बैठे हैं, उसी आइडियोलॉजी के लोग कार्यपालिका में बैठे हैं, और उसी आइडियोलॉजी के लोग न्यायपालिका में बैठे हुए, और उसी आइडियोलॉजी के लोगों को मीडिया में बिठा दिया गया। अब जब एक ही आइडियोलॉजी के लोग हर जगह बैठ गए, उसी आइडियोलॉजी के लोग अपोजिशन में है, उसी आइडियोलॉजी के लोग पक्ष में है, विपक्ष में है, तो जब सब जगह एक ही आइडियोलॉजी के लोग बैठ जाएंगे, डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग है ही नहीं, उनके लिए जगह ही नहीं है, तो ये लोकतंत्र को मजबूत थोड़ी ही करेगा। लोकतंत्र मजबूत होता है जब अलग अलग विचारधारा के लोगों का उसमें समावेश होता है, तब वो मजबूत होता है। जब अलग अलग विचारधारा के लोगों का समावेश नहीं होगा, एक ही आइडियोलॉजी के लोग सभी तंत्रों पर कब्जा किए हैं, तो गण बाहर हो गया है और तंत्र ही तंत्र चल रहा है। जो गण का तंत्र है, तो अभी ये गण गण उससे अलग कर दिया गया है, और ये जो तंत्र में शामिल एक ही आइडियोलॉजी के लोग हैं, यही सारा काम कर रहे हैं। तो इसलिए जब आप अधिकारी से मिलेंगे वो भी उसी प्रकार का बर्ताव करेगा, नेता से मिलेंगे उसी प्रकार का बर्ताव करेगा, पत्रकार से मिलेंगे उसी प्रकार की बात करेगा। ये क्यों? क्योंकि ये एक कॉमन आइडियोलॉजी के तहत ये सारे लोग काम कर रहे हैं और सबको उसमें उनका निजी फायदा दिखाया जा रहा है। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे इस 76वें गणतंत्र के मौके पर सर देश की जनता को? देश की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो संवैधानिक मूल्य है, उन संवैधानिक मूल्यों का पालन करना चाहिए और उनके आधार पर ही
हम लोग इस देश को आगे ले जा सकते हैं और देश का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय जो हमारे संविधान का मूलभूत एजेंडा है कि हमको ये समाज में स्थापित करना है, इसके आधार पर हमको देश को समृद्ध करना है, ये भावना ज्यादा से ज्यादा समाज में व्याप्त करने की जरूरत है। कुछ ताकतें लगी हुई हैं जो देश में टकराव पैदा करना चाहती हैं और देश को आपस में लड़ा करके देश के लोगों को, देश को तोड़ना और विखंडित करना चाहती हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए, चाहे वो जाति के नाम पर तोड़ रहे हो या धर्म के नाम पर तोड़ रहे हो। ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए, संवैधानिक मूल्यों के बारे में समाज को जागृत करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, ताकि हम देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कर सकें। ओके सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, आप थे माननीय चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। सर की आइडियोलॉजी से, सर की ये बातों से, सर के थॉट से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और अपना प्यार हम पर बनाए रखें। तब तक के लिए नमस्कार।